नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक कंडीशन आपके सामने रखता हूं कि एक महिला है जिसने 7 लोगों को मार दिया, उसे फांसी होने जा रही है। एक महिला है जिसने 42 बच्चों को मार दिया, बेरहमी से मार दिया, अभी तक इनको फांसी नहीं हो रही। ये जो महिला है, इस महिला को जो अपराध है वो 2008 का किया अपराध है, और इस महिला का जो अपराध है वो 1990 से 1996 के बीच का अपराध है, लेकिन फांसी पहले इसको हो रही है। इसका नाम शबनम है, इनका नाम अंजना, सीमा, रेणुका है। क्या ये नाम है जिसकी वजह से शबनम को पहले फांसी हो रही है, जो हिंदुस्तान की पहली महिला बन रही है जिसे फांसी दी जा रही है? या फिर हमारे संविधान में कुछ ऐसा लचीलापन है जो इस सीमा, अंजना और रेणुका को फांसी नहीं दे रहा? इस पूरे मामले को जानने के लिए आज मैं आपको एक कहानी बताता हूं, सच्ची कहानी कि 42 बच्चों को कैसे मारा गया और उस वक्त के बाद कैसे इन अपराधियों को 6 साल बाद पकड़ा गया और अब तक इन्हें फांसी क्यों नहीं हुई। खैर, बात करते हैं दोस्तों इस कहानी की शुरुआत की। आपने एक जेल का नाम सुना होगा, यरवदा जेल। वही जेल जहां कसाब को फांसी दी गई, वही जेल जहां संजय दत्त बंद थे। इसी जेल में आज के वक्त 2 औरतें हैं, 25 साल से ज्यादा हो गए यहां पर दोनों को रहते हुए। दोनों सगी बहनें हैं, बड़ी का नाम है रेणुका, छोटी का नाम है सीमा। दोनों को फांसी का इंतजार है। इन दोनों ने 42 बच्चों की हत्या की। इन हत्याओं की एक और दोषी थी, इन दोनों की मां अंजना। वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत जेल में ही एक बीमारी के चलते कुछ वक्त पहले हो चुकी है। अंजना गवित नासिक की रहने वाली थी। वही एक ट्रक ड्राइवर से प्यार कर बैठी और उसी के साथ भागकर पुणे आ गई। कुछ दिन उस ट्रक ड्राइवर के साथ रही। इनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ, उसका नाम था रेणुका। बच्ची के जन्म के कुछ दिन बाद ही ट्रक वाले ने अंजना को छोड़ दिया। अंजना और रेणुका सड़क पर आ गई। उसे जैसे तैसे अपनी बच्ची का पेट भरना था और अपना पेट भरना था। 1 साल बाद अंजना एक रिटायर सैनिक मोहन गवित से मिली और दोनों ने शादी कर ली। इस नई शादी से उसकी एक और बेटी हुई, उसका नाम था सीमा। कुछ दिन बाद मोहन ने अंजना को छोड़ दिया। वो दोबारा से सड़क पर गई। इस बार 2 बच्चियां उसके साथ थी। बच्चियों का पेट भरने के लिए उसने छुटमुट चोरियां शुरू कर दी। किसी की जेब काट ली, किसी का बैग लेकर भाग गई। दोनों बेटियां जब बड़ी हुई तो वो भी उसकी मदद करने लगी। भीख मांगना और जेब काटना, यही 2 काम अंजना को आते थे। यही 2 काम उसने अपनी बेटियों को सिखा दिए। उसने यही रोजगार दोनों को दे दिया। एक दिन अंजना सड़क पर निकली। उसे एक 18 महीने का एक बच्चा दिखा। यह बच्चा भीख मांगने वाली एक औरत का था। अंजना उस बच्चे को उठा ले आई। सोचा कि बच्चे को कहीं बेचकर उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। बच्चा गोद में था। वो सड़क पर भटक रही थी, जेब काटने की फिराक में। एक मंदिर के पास एक आदमी का पर्स मारने की कोशिश करने लगी और पकड़ में आ गई। वहां कुछ औरतों ने अंजना को पीटना शुरू कर दिया जो मंदिर के आसपास थे। पुलिस बुलाने की नौबत आ गई। भीड़ का ध्यान चोरी से हटाने के लिए अंजना ने बच्चे को जमीन पर पटक दिया। बच्चे के सिर से खून बहने लगा। अब लोगों का ध्यान अंजना की चोरी से हट गया और बच्चे के बहते खून की तरफ गया। अंजना चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, एक बच्चे की मां चोरी नहीं कर सकती। बच्चे को तड़पता देख लोगों को तरस आ गया। उन्हें लगा कि शायद उसने चोरी नहीं की होगी, और अगर की भी होगी तो बच्चे को खाना खिलाने के लिए की होगी। किसी को पता नहीं था कि बच्चा उसका नहीं है, अपहरण किया हुआ है। खैर, भीड़ तितर बितर हो गई। अंजना भीड़ की पिटाई से बच गई। वो बच्चे को लेकर चुपचाप वहां से निकल ली। इस वक्त अंजना की बेटी सीमा उसके साथ थी। बच्चे के सिर से खून बह रहा था। वो लगातार रो रहा था। न खाना था, न दूध, न माँ बाप। माँ बेटी इस बच्चे से परेशान हो गई। अंजना को यह डर था कि अगर बच्चा उसके साथ रहा तो पुलिस उसे कभी ना कभी पकड़ लेगी। इस खतरे को देखते हुए दोनों ने बच्चे को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। सुनसान रास्ते पर दोनों को एक बिजली का खंभा मिला। अंजना ने
बच्चे को दोनों पैरों से पकड़ा और उसका सिर खंबे से मारा। उसे तब तक मारती रही जब तक वो बच्चा मर नहीं गया। लाश को उसने पास के ही कबाड़ खाने में डंप कर दिया। खैर दोस्तों, इस पूरी घटना से अंजना को लगा कि जब बच्चा साथ होगा तो उसे सहानुभूति मिलेगी, और अगर चोरी करते समय वो पकड़ी भी गई तो बच्चे को देखकर लोग उसे छोड़ देंगे। इसके बाद मां बेटियों का बच्चे चुराने का सिलसिला शुरू हो गया, और ये तब तक जारी रहा जब तक इस गिरोह का पर्दाफाश नहीं हुआ, यानी 1996 तक। और जो बात मैं बता रहा हूं ये लगभग 1990 की है। बच्चा मारना अब इनका पेशा बन चुका था। ये ज्यादातर 4 साल से छोटे बच्चे को उठाती थी, क्योंकि बड़े बच्चे को हैंडल करना इनके लिए मुश्किल होता था। बड़े बच्चों के किसी से शिकायत करने का डर भी रहता था। ज्यादा बच्चे झुग्गी वालों के भी हुआ करते थे। एक तो ऐसे बच्चे को चुराना आसान होता था, दूसरे इन पर कोई खबर या पुलिस कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि झुग्गी वालों के यहां पुलिस कब जाती है। अब तीनों यही काम करने लगे। बच्चा उठाती, फिर चोरी करती, अगर पकड़ी जाती तो बच्चे को जमीन पर पटक देती, लोगों का ध्यान बच्चे की तरफ जाता, चोरी से हट जाता और ये वहां से भाग निकलती। ऐसे करके ये एक शील्ड के रूप में बच्चे का इस्तेमाल कर रही थी अपने आप को बचाने के लिए। बाद में बच्चा काम नहीं आता तो उसे मार देती, ज्यादातर को पटक पटक कर मार देती। एक बच्चे को उसकी गर्दन पर पैर रखकर मार दिया, एक बच्ची के दोनों पैरों को पकड़कर उसे पानी की बाल्टी में उल्टा लटका दिया। बच्चा तड़प तड़प कर मर जाता। बच्चों को मारना इनके लिए एक खिलौने को तोड़ने जैसा हो गया था। एक बार इन तीनों ने भावना नाम की एक बच्ची को किडनैप किया। 10-12 महीने की बच्ची थी जो लगातार रो रही थी। तीनों ने इस बच्ची की हत्या कर दी। लाश को काले रंग के एक पॉलीथीन में डालकर निकल पड़ी ठिकाने लगाने। रास्ते में अचानक इन्हें एक सिनेमा घर दिखाई दिया। मन में फिल्म देखने की इच्छा जागी। अंदर गई, लाश हाथ में लेकर गई, फिल्म देखी और उसके बाद पॉलीथीन को सिनेमा घर के बाथरूम में छोड़कर ये तीनों वहां से चुपचाप निकल गए। बाद में सफाई वाला आया, तब इस लाश के बारे में पता चला। इस तरह तीनों ने 1990 से लेकर 1996 के बीच यानी 6 साल में 42 से ज्यादा बच्चों की हत्या कर दी। इन बच्चों में से ज्यादातर गरीबों के बच्चे थे, इसीलिए पुलिस ने इन मामलों को देखकर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की और इसीलिए तीनों हत्या और अपहरण को लेकर बहुत अधिक सहज हो गए। इन्हें डर नहीं था। अब ये पकड़े कैसे गए, इस बात पर बात करते हैं। अंजना के दूसरे पति मोहन गवित ने दोबारा से शादी कर ली थी और उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था प्रतिमा, जो नई पत्नी थी, और उनके यहाँ एक बच्ची हुई, उसका नाम था क्रांति। 1996 में अंजना अपनी दोनों बेटियों के साथ उधर ही पहुंच गई, मोहन के यहाँ, और रहने लगी। कुछ दिन बाद अंजना ने क्रांति को मारने का प्लान बनाया। उसने अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर क्रांति को किडनैप कर लिया और उसकी हत्या कर एक गन्ने के खेत में उसे फेंक दिया। क्रांति की मां प्रतिमा ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। कुछ दिन बाद अंजना की दोनों बेटियां सीमा और रेणुका पकड़ी गई, क्योंकि पुलिस जब कार्रवाई करती है तो पकड़ी गई। पुलिस के डर से इन्होंने यह कबूल कर लिया कि 9 साल की क्रांति की हत्या इन्होंने ही की है, लेकिन मां के कहने पर की है। यानी अब पुलिस का जो शक था वो अंजना की ओर गया और अंजना को पुलिस ने धर लिया। अंजना को गिरफ्तार करने के बाद कुछ और तथ्य सामने आए। इलाके में हुई बच्चा चोरी की घटनाओं से इनके तार जुड़ने लगे, लेकिन शुरुआत में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। और इसी बीच अंजना की बड़ी बेटी रेणुका की शादी हुई, और शादी हुई किरण शिंदे से। उसके बच्चा भी हुआ। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने किरण को गिरफ्तार किया। उसे सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट इन हत्याओं में नहीं था। उसकी शादी तो बाद में हुई है, लेकिन पति था तो पत्नी कुछ तो बता ही देती है अपने पास्ट के बारे में। इसीलिए किरण को पुलिस ने अच्छे से तोड़ा, जमा कर पीटा, और फिर पुलिस ने उसे तैयार कर लिया कि वो सरकारी गवाह बन जाए तो उसे इस मामले से बरी किया जा सकता है। फिर जो मामले सामने आए उसके बारे में तो पुलिस ने भी कभी नहीं सोचा था। रेणुका के पति किरण शिंदे ने यह बताया कि एक बार वो यानी रेणुका घर पर बैठकर गिन रही थी कि उन्होंने कितने बच्चों की हत्या की है, और तीनों ने मिलकर लगभग 42 बच्चों की हत्या की है।
इसके बाद ये घटना महाराष्ट्र के अखबारों की सुर्खियां बन गई। भारत में इससे पहले इतने बड़े स्तर पर कभी कोई हत्या हुई ही नहीं थी। सीरियल किलिंग का मामला बना। भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे खतरनाक और दर्दनाक मामलों में से ये एक मामला था। प्रदेश सरकार ने मामले पर सीआईडी की टीम बिठा दी जांच के लिए, क्योंकि मामला 1990 और 1996 के बीच का था और बच्चों की हत्या और किडनैपिंग का मामला था। इसीलिए अधिक मामलों में तो सबूत नहीं मिल पाए। लेकिन 13 किडनैपिंग के मामले और 6 हत्याओं के मामले ऐसे मिले जिनके अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट साबित कर पाई पुलिस। हिरासत के 2 साल बाद यानी 1998 में अंजना की एक बीमारी के कारण मौत हो गई। बची रेणुका और सीमा। साल 2001 में एक सेशन कोर्ट ने दोनों बहनों को मौत की सजा सुना दी। इस फैसले के खिलाफ अपील पहुंची हाई कोर्ट। 2004 को हाई कोर्ट ने भी मौत की सजा बरकरार रख दी। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ऐसी औरतों के लिए मौत की सजा से कम कुछ नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खत्म हो गया, बंद हो गया, तो एक आखिरी दरवाजा बचा था, वो था राष्ट्रपति भवन का दरवाजा। और 2014 में यह अपील गई राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति उस वक्त थे प्रणब मुखर्जी, सख्त लहजे के व्यक्ति। उन्होंने दोनों बहनों को रहम देने से इनकार कर दिया और अदालत के फैसले पर सहमति जताई। इस तरह दोनों बहनों के लिए फांसी की सजा पर आखिरी मोहर लग गई। लेकिन अब सवाल कि फांसी कब होगी, किस घड़ी में होगी, किस तारीख को होगी, किस महीने में होगी, यह अभी तय नहीं हुआ। लेकिन 2008 में जो अपराध हुआ शबनम का, उस पर यह तय हो गया कि अब शबनम को फांसी होगी और उसकी तैयारियां मथुरा जेल में शुरू कर दी गई हैं। क्या यह इसलिए किया जा रहा है ताकि आप इतिहास में यह लिख सकें कि हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के अंदर किसी महिला को फांसी हुई तो उसका नाम था शबनम, और इससे कोई भी व्यक्ति ये एनालाइज करने लगे कि पहली महिला अपराधी थी वो शबनम थी। वो शबनम क्यों थी? क्या उसका नाम शबनम था? क्या वो कहीं किसी विशेष धर्म से आती थी और इस तरह से किसी को अपराधी या किसी विशेष को अपराधी माना जाने लगे? क्या ऐसा तो कोई प्लान नहीं है? क्योंकि मेरी भी ये बात एक कोरी कल्पना हो सकती है और एक प्लान भी हो सकता है, क्योंकि मेरे जैसे हजारों लोग ये सवाल पूछेंगे, हर पत्रकार ये सवाल पूछेगा। वो इसलिए पूछेगा क्योंकि 1996 में जो अपराध हुआ उसकी सजा आज तक आपने नहीं दी, उसको फांसी आज तक नहीं दी, और आप उनको फांसी देने जा रहे हैं जिसने अपराध 2008 में किया। अपराध दोनों का जघन्य है, माफ किसी को ना किया जाए, लेकिन पहली फांसी जो हर बार पहले प्रधानमंत्री कौन था, पहली फांसी किसको हुई, इस तरह से गिनी जाएगी। तो पहला अपराध किसका था, उसके हिसाब से फांसी होनी चाहिए। खैर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज, आपका विश्वास।